हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा 25 फरवरी 2024 को एक एग्ज़ाम हुआ है गवर्नमेंट डेयरी सुपरवाइजर का। आज हम इसी एग्ज़ाम में जो हिंदी विषय के जो प्रश्न आए हैं, 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। मैं उन 10 क्वेश्चनों का एनालिसिस करने वाला हूँ, आपको उसका संभावित 99% सही उत्तर बताने वाला हूँ। इसके बाद जो एक शुगर कैन सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी वीडियो इसके बाद आने वाली है। तो पहले हम देखेंगे डेयरी सुपरवाइजर के एग्जाम के एनालिसिस, हिंदी के जो क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद शुगर कैन के एनालिसिस इस वीडियो के बाद। तो आपको पता है लोक सेवा आयोग की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप सभी ने इन क्वेश्चनों को किया होगा, तो मैं उन्हीं का आपको आंसर बताने वाला हूं जो आप देकर आए हैं। तो हो सकता है आपके सही हो और या हो सकता है आपने वो छोड़ा हो या गलत हो, जैसे भी है हम एक एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो आपको बता दूं कि यहां पर जो जितेंद्रिय हुआ है, ऑप्शन ए है आपका जितेंद्रिय, परंतु ये ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि जितेंद्रिय कहा जाता है इंद्रियों को जीतने वाले को। ठीक है, तो इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है, जो इंद्रियों को जीतता है। और जो पहुंच से बाहर होता है वो अतीन्द्रिय होता है। यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यदि बात करूं अप्रमेय की, तो अप्रमेय कहा जाता है जिसकी माप ना हो सके। अप्रमेय का मतलब है जिसकी माप न हो सके, वो अप्रमेय हुआ। और यहां पर यदि ऐन्द्रिक की बात है तो ऐन्द्रिक मटेरियल धातु को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मुहावरा दिया गया है यहां पर दूसरे नंबर पर, अंधे की लाठी। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर फ ध्वनि निम्न में से किस वर्ग के अंतर्गत आती है? हमें पता है कि जो फ ध्वनि है वो आपका प वर्ग में आती है, प फ ब भ म। तो यहां पर जिह्वा मूल्य, मतलब जो जिह्वा के मूल से जो वर्ण निकलते हैं वो होता है आपका क वर्ग के अंतर्गत। क वर्ग में आपको पता है क ख ग घ घ ञ, ये आपका जिह्वा मूल्य होती है। उसके बाद ऑप्शन बी है द्व ओष्ठ्य, मतलब द्व का मतलब होता है दो या दोनों, और ओष्ठ का मतलब दोनों। ओष्ठ आपके जिसके उच्चारण को करते हो वो। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि फ जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारे जो दोनों लिप्स होते हैं, दोनों होठ होते हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं, इसको द्वौष्ठ्य बोला जाता है। जो दंतीय वर्ण है आपके, वो पूरा त वर्ग जो है, त थ द ध और न, ये पूरा त वर्ग आपका दंतीय होता है। और उसके बाद जो तालव्य होता है वो आपको पता है च छ ज झ और इया, ये आपका तालव्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही होगा। उसके बाद यहां पर आप पूछा है निम्नलिखित में पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि की यदि बात की जाए तो आपका जो य र ल व, यदि चारों की बात की जाए तो चारों को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं चारों, परंतु इन चारों का अलग अलग भी प्रयोग होता है। तो हमें पता है कि यहां पर जो र है उसको तो हम प्रकंपित या कुंठित यहां पर बोला जाता है, या तो कुंठित व्यंजन कहते हैं इसको या प्रकंपित। और पार्श्विक ध्वनि में ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही होगा, ल, इसको पार्श्विक ध्वनि कहा जाता है। उसके बाद आपका पांचवा क्वेश्चन है, किस किस का नाम सूची में है? इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का भेद हमें बताना है, किस किस का नाम सूची में है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखिएगा, ये जो आपकी पहचान है ये प्रश्नवाचक में ही लगता है। तो सबसे बड़ी पहचान तो यहीं पे आपको दी गई थी कि इसका ऑप्शन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सीधे सीधे पूछा गया है किस किस का नाम सूची में है, ये एक प्रश्न है। यदि निजवाचक होता तो कहता है मेरा नाम सूची में है, तो ये निजवाचक होता। बात करें संबंधवाचक में कि उसका नाम सूची में है, उसका मतलब संबंध बताया गया किसी का। और निश्चयवाचक की बात की जाए तो आपका नाम सूची में है, तो निश्चित है कि आपका नाम सूची में, तो ये निश्चय हुआ।
परंतु किस किस का नाम सूची में है ये क्वेश्चन किया जाता है तो ये प्रश्नवाचक हुआ, तो ऑप्शन बी इसमें भी आपका सही होगा। आगे देखते हैं, आगे 5 क्वेश्चन और दिए हैं। टोटल 10 क्वेश्चनों की संख्या यहां पर इन्होंने इस एग्जाम में दी है। 10 के 10 का एनालिसिस करने का प्रयास आपके सामने होगा। निम्न में कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द की बात की गई है, तत्सम कौन सा होता है? तो सबसे पहले यदि मयंक की बात की तो मयंक तद्भव है, मयंक शब्द तद्भव है। और यदि इसके तत्सम की बात की जाए तो मृगांक इसका तद्भव शब्द हुआ। और ये जो आपका सेकंड है कैंचुली, ये भी तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। कैंचुली का होता है कंचुक, इसका तद्भव होता है, तद्भव कैंचुली है और तत्सम होता है इसका कंचुक। उच्च है आपका तत्सम शब्द। और यदि बात की जाए इसके तद्भव की तो वो होता है ऊंचा, ठीक है, ये इसका तद्भव होगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही होगा। कर्पूर भी तद्भव है। इसके तत्सम की बात की जाए तो वो होगा कर्पूर। तो आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करते हैं जानकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जानकी हमें पता है प्रत्यय में अधिकांशतः आका आ और ई होता है, स्त्रीलिंग में आता है। तो यहां पर जनक की पुत्री को जानकी कहा गया है, आप सभी जानते हैं। जनक शब्द में ही ई प्रत्यय लगाने पर जानकी शब्द बना है, तो यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है। आपको अशुद्ध संधि विच्छेद जानना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पबधी, पबधी यहां पर अशुद्ध है, पबधी यहां पर अशुद्ध है। आपका आंसर बिल्कुल सही है ए, क्योंकि पप धन धी यहां पर यह शुद्ध होगा। जो आपका प्रथम वर्ण है वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित होगा, ये रूल यहां पर होता है। व्यंजन संधि का एक रूल है तृतीय वर्ण में परिवर्तन, तो यहां पर प का ब हो जाता है इस सीन के, इसलिए आपका असही होगा। अजंत बिल्कुल सही संधि हो रखी है, स्वर्ग की संधि भी बिल्कुल सही है, और यशोदा की भी ये विसर्ग संधि है और ये व्यंजन संधि है, ये विसर्ग संधि है। जैसे अगर हम बात करें निर्बल, तो यहां पर निहि धन बल, उसी प्रकार यशः धन दा यशोदा भी सही संधि है, स्व धन ग स्वर्ग भी सही संधि है, अच धन अंत अचंत भी सही संधि है। यहां पर अशुद्ध संधि है आपकी अवधि, क्योंकि इसकी सही संधि होगी अपधन धी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द विपिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विपिन का अर्थ आपको पता है क्या होता है? कानन या जंगल, ये पर्यायवाची हैं विपिन के। और विपिन में कानन और जंगल के साथ साथ कांतार भी जंगल को ही कहा जाता है, भीष्म जंगल, घने जंगल। तो यहां पर कांतार सही शब्द है, पुष्प नहीं सही है, ना ही वृक्ष ना शाखा। जिस वृक्ष की शाखा पर पुष्प लगे वो वृक्ष कहां था? कांतार घने जंगल में था। तो आप इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तामसिक का विलोम शब्द है? तो तामसिक का विलोम शब्द पूछा है, तो तामसिक का विलोम शब्द सात्विक होता है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि आस्तिक का विलोम शब्द होता है नास्तिक, यहां पर दिया गया है। और पाक्षिक का विलोम शब्द होता है मासिक। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि यहां पर जो गवर्नमेंट डेयरी सुपरवाइजर का एग्जाम लोक सेवा आयोग के द्वारा हुआ है उत्तराखंड का, इसी का अगला जो है वो लोक सेवा आयोग के द्वारा ही शुगर कैन सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है, उसकी भी आंसर की संभावित एनालिसिस मैं आपके सामने लाने वाला हूं। जस्ट कुछ ही देर में उसकी वीडियोज अपलोड होने वाली है। अपेक्षा करूंगा आपको आंसर सही पता चल गए होंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका रिजल्ट
सकारात्मक रूप से रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। आभार।